हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कश्यप, अतिथि सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय डॉक्टर वामन वासुदेव पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम पढ़ेंगे करारोपण के सिद्धांत, जिसमें हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना, कर का अर्थ, कर की परिभाषा, कर का प्रकार, करारोपण के सिद्धांत, विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में कर प्रणाली और निष्कर्ष। प्रस्तावना। सर्वप्रथम जर्मनी में सन 1500 के बाद करों से आय प्राप्त करने की पहल की थी। आधुनिक सरकारों के लिए करारोपण आय का सबसे बड़ा स्रोत है। लोकतंत्र में कराधान ही सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को स्वरूप प्रदान करता है। देश के प्रत्येक नागरिक का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह कर की राशि का अवश्य भुगतान करे। आय, संपत्ति तथा किसी वस्तु की खरीद के समय कर लगाया जा सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कर सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है। अतः कर सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है, जिसके बदले में प्राप्ति की कोई आशा नहीं की जानी चाहिए। फिर भी कराधान को धन संग्रह का ऐसा सरल उपाय समझा जा सकता है जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समाज कल्याण में वृद्धि करता है। कर का अर्थ। कर से आशय उस धनराशि से है जिसे सरकार अपने नागरिकों से अनिवार्य रूप से वसूल करती है, ताकि वह सार्वजनिक हितों के कार्यों पर होने वाले व्यय को पूरा कर सके। कर की परिभाषा। सेलिंगमैन के अनुसार कर सरकार को दिए जाने वाले उस अनिवार्य शुल्क को कहते हैं जो सबके सामान्य हित के लिए किए जाने वाले खर्च के भुगतान में अदा किया जाता है और जिसके बदले में कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाता है। डाल्टन के अनुसार कर सरकार द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है, भले ही इसके बदले में करदाताओं को उतनी सेवाएं प्रदान की गई हो अथवा नहीं। यह किसी कानूनी अपराध के दंड स्वरूप नहीं लगाया जा सकता है। कर के प्रकार। प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका अंतिम भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है। वह इसके भार को दूसरे पर नहीं डाल सकता है। जैसे आयकर। आयकर ऐसा कर है जिसके भार को दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता है, और जिस व्यक्ति पर कर का आयकर लगा हुआ है वही व्यक्ति उस कर के भार का वहन करता है। दूसरा, अप्रत्यक्ष कर। यह एक ऐसा कर है जिसमें सरकार द्वारा लगाए गए कर का मौद्रिक भार करदाता द्वारा स्वयं वहन न करके दूसरे पर डाल देते हैं। जैसे उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि कर ऐसे कर हैं जिसके भार को उत्पादक दूसरे अन्य व्यक्ति पर डाल देता है। जैसे उपभोक्ताओं पर ये कर, बिक्री कर, उत्पादन कर डाल दिया जाता है। अनुपातिक कर। अनुपातिक कर वह कर है जो सभी प्रकार की आय वाले व्यक्तियों पर समान दर से लगाए जाते हैं। आय के बढ़ने तथा घटने पर कर की दर को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। हम इसे तालिका से समझेंगे। तालिका में आय स्तर, कर की दर, कर की राशि रुपए में है। यहाँ पर आय स्तर 40,000 रुपये है, तब कर का प्रतिशत 20% है, जिससे हमें 8,000 रुपये की कर की राशि प्राप्त होती है। जैसे ही आय के स्तर में वृद्धि 40,000 से 50,000 होती है, कर का प्रतिशत अभी भी 20% ही है और हमें यहाँ पर 10,000 रुपये के बराबर कर की राशि प्राप्त होती है। और आय के स्तर इसी प्रकार 50,000 से 60,000 और 60,000 से 70,000 होने पर भी
कर के प्रतिशत में यहाँ पर कोई भी वृद्धि नहीं होती है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि अनुपातिक कर में कर का प्रतिशत स्थिर होता है। कर के प्रतिशत में यहाँ पर आय के स्तर में वृद्धि के साथ परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम तालिका द्वारा भी समझ सकते हैं। ओ एक्स अक्ष पर आय के स्तर को लिया गया है और ओ वाई अक्ष पर कर की दर को लिया गया है। यहाँ पर आप रेखा चित्र से समझ सकते हैं। जब आय का स्तर 40,000 है तब भी 20% है, कर की दर 20% है। 40 से 50,000, 50 से 60 और 60 से 70,000 आय की स्तर में वृद्धि होने पर भी कर के दर में कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं हुआ है। स्पष्ट है कि यहाँ पर अनुपातिक कर में कर का प्रतिशत स्थिर होता है। प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रगतिशील कर वह कर है जिसमें आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दरों में भी वृद्धि होती है। इसे हम तालिका से समझ सकते हैं। जब आय का स्तर 40,000 है तब कर का प्रतिशत 5% है, जिससे हमें 2,000 रुपये की कर राशि प्राप्त होती है। आय स्तर 40 से 50,000 होने पर कर का दर 10% और हमें 5,000 रुपये के बराबर कर की राशि प्राप्त होती है। आय के स्तर में वृद्धि 50 से 60,000 होने पर 15% कर की दर है, जहां पर हमें 9,000 रुपये के बराबर कर की राशि प्राप्त होती है। और आय के स्तर 60,000 से 70,000 होने पर कर का प्रतिशत 20% है, जिसपे हमें 14,000 रुपये के बराबर कर की राशि प्राप्त होती है। तालिका से स्पष्ट है कि आय के स्तर में वृद्धि होने के साथ साथ कर की दर में भी वृद्धि होती है। इसे हम रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। ओ एक्स अक्ष पर यहाँ पर आय का स्तर है जो 1,000 रुपये में है और ओ वाई अक्ष पर यहाँ पर कर की दर है जो प्रतिशत में है। ओ जब यहाँ पर आय स्तर 40,000 है तब यहाँ पर ब्याज की दर 5% है। जब आय का स्तर 50,000 होगा तब यहाँ पर ब्याज की दर 10% होगी। और यहाँ पर जैसे ही आय की स्तर 60,000 होने पर ब्याज का दर 15% और 70,000 आय के स्तर होने पर यहाँ पर ब्याज का दर कर की जो दर है वो 20% होगी। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जैसे जैसे आय के स्तर में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे यहाँ पर कर की दर में भी लगातार वृद्धि होती जाती है। प्रतिगामी अथवा अवरोही कर। प्रतिगामी कर के अंतर्गत जब करदाता की आय में वृद्धि होने के साथ साथ कर की दर में कमी कर दी जाती है तो ऐसे कर को प्रतिगामी अथवा अवरोही कर कहते हैं। यह कर प्रगतिशील कर के विपरीत पाया होता है। इसमें आय की स्तर जब 40,000 है तब कर की दर 20% है, जहां पर हमें 8,000 रुपये के बराबर कर की राशि प्राप्त होती है। जब यहाँ पर आय का स्तर 50,000 हो जाता है तब यहाँ पर कर की दर 20 से 15% हो जाती है और कर की राशि हमें 7,000 के बराबर प्राप्त होती है। और आय के स्तर में वृद्धि होने पर 60,000 होने पर कर का जो दर है, कर का जो प्रतिशत है वो 10% हो जाती है, जिस पर हमें 6,000 रुपये के बराबर कर राशि प्राप्त होती है। और इसी प्रकार आय के स्तर में और वृद्धि होती है और यह 70,000 हो जाता है तो यहाँ पर हमें कर की दर 5% देनी होती है, जिस पर हमें 3,500 रुपये की कर राशि सरकार को प्राप्त होती है। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ओ एक्स अक्ष पर आय के स्तर 1,000 रुपये में है और ओ वाई अक्ष पर कर की दर है। जब आय 40,000 होता है तब यहाँ पर ब्याज की दर 20% होती है और जैसे ही आय के स्तर में वृद्धि 40,000 से 50,000 होती है तब यहाँ पर ब्याज की दर 15% और 50 से 60,000 होने पर 10% और 60 से 70,000 होने पर 5%। तो इस रेखा चित्र से स्पष्ट हो जाता है कि जैसे जैसे आय के स्तर में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे यहाँ पर कर के दर में कमी भी होती जाती है। 6 है अधोगामी कर।
अधोगामी कर प्रगतिशील व प्रतिगामी कर का सम्मिश्रण है, जो कि एक सीमा तक आय बढ़ने पर कर की दर भी बढ़ती जाती है, परंतु एक सीमा के बाद आय में वृद्धि होने पर भी कर की दर में वृद्धि नहीं होती, अर्थात स्थिर रहती है। आय स्तर जब 40,000 होता है तब कर की दर 5% होती है, जहां पर हमें 2,000 रुपये के बराबर कर राशि प्राप्त होती है। इसी प्रकार आय की स्तर जो है 40,000 से 50,000 हो जाता है, तब यहाँ पर कर की दर 5 से 10% हो जाती है, जहाँ पर हमें 5,000 रुपये के बराबर कर की राशि प्राप्त होती है। 50 से 60,000 होने पर कर का जो प्रतिशत है वो 15% हो जाता है, जहाँ पर हमें 9,000 रुपये के बराबर कर राशि प्राप्त होती है। और 60 से 70,000 होने पर कर का प्रतिशत 20% हो जाता है, जहाँ पर हमें 14,000 रुपये के बराबर राशि प्राप्त होती है। और फिर यहाँ पर जब आय का स्तर 70,000 से 80,000 हो जाती है, तब भी यहाँ पर कर का दर 20% है, जहाँ पर हमें 16,000 रुपये के बराबर राशि प्राप्त होती है। तो तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे आय की स्तर शुरू में बढ़ते जाता है, वैसे वैसे कर की दर भी बढ़ती जाती है, किंतु एक सीमा के बाद कर के दर में वृद्धि नहीं होती है और कर का जो दर होता है वह स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसे हम रेखा चित्र के भी माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आय का स्तर 40,000 रुपये है, तब यहाँ पर कर की दर 5% है। जैसे ही आय की स्तर 50,000 होता है, तब यहाँ पर 10%, 60,000 होने पर 15% और 70,000 रुपये होने पर 70,000 रुपये होने पर 20% होता है। और आय की स्तर जैसे ही यहाँ पर 80,000 होती है, तब भी यहाँ पर कर के दर में सिर्फ कर के दर 20% ही होता है। इस रेखा चित्र से स्पष्ट है कि शुरुआत में आय के स्तर में जैसे जैसे वृद्धि होती है, कर के प्रतिशत में भी वैसे ही वैसे वृद्धि होती जाती है, किंतु एक सीमा के बाद कर का जो दर है वह स्थिर हो जाता है। आगे हम देखेंगे करारोपण के सिद्धांत। सर्वप्रथम सन 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में करारोपण के सिद्धांत की व्याख्या की थी। स्मिथ द्वारा दिए गए निम्न सिद्धांत हैं। समानता का सिद्धांत। एडम स्मिथ ने लिखा है, प्रत्येक राज्य की प्रजा को सरकार के लालन पालन के लिए जहाँ तक संभव हो अपनी अपनी योग्यता या क्षमता के अनुसार कर देना चाहिए। निश्चितता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि कर देने व कर लेने वाले व्यक्तियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसे कब और कितनी मात्रा में कर देना है या लेना है। तीसरा, सुविधा का सिद्धांत। स्मिथ के अनुसार प्रत्येक कर ऐसे समय और ढंग से लगाए जाएं कि करदाता को भुगतान करने की सुविधा हो। चौथी सिद्धांत है एडम स्मिथ की मितव्ययिता का सिद्धांत। मितव्ययिता का अर्थ कर वसूली पर न्यूनतम व्यय और कर के अधिकांश भाग को राजकोष में जमा होने से है, अर्थात कम से कम व्यय तथा अधिक से अधिक आय प्राप्त होना चाहिए। करारोपण के अन्य सिद्धांत। उत्पादकता का सिद्धांत। कर के प्रभाव की दृष्टि से करों के प्रकार और उनका भार इस प्रकार का होना चाहिए कि देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न पड़े। लोच का सिद्धांत। लोच का सिद्धांत का अर्थ है करों में वृद्धि और कमी दोनों से होता है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से लोच के सिद्धांत का अर्थ यह है कि कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी आवश्यकता या संकट के समय में करों से प्राप्त आय में आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा सके। सरलता का सिद्धांत।
सरलता का सिद्धांत का प्रतिपादन आर्मिटेज स्मिथ ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार कर प्रणाली एवं इससे संबंधित नियम सरल होने चाहिए ताकि करदाता को कर के संबंध में विभिन्न बातों को सरलता से समझ सके। यह महत्वपूर्ण है कि कर प्रणाली सरल होने पर करदाता कर का कम भार अनुभव करते हैं। इसके विपरीत कर प्रणाली जटिल होने पर करदाताओं में अनावश्यक असंतोष उत्पन्न होता है और वे कर को अधिक भार पूर्ण समझने लगते हैं। विविधता का सिद्धांत। विविधता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मूल आधार यह है कि एक कर प्रणाली सिंगल टैक्स सिस्टम के स्थान पर बहु कर प्रणाली मल्टीपल टैक्स सिस्टम को अपनाया जाए। दूसरे शब्दों में कर प्रणाली में विविध प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का समावेश होना चाहिए जिससे सभी श्रेणियों के व्यक्ति का अंशदान प्राप्त हो सके। वांछनीयता का सिद्धांत। प्रजातंत्रात्मक देश में इस सिद्धांत का काफी महत्व है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक कर लगाने का कोई ना कोई औचित्य होना चाहिए और इसे स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, अन्यथा जनता किसी कर विशेष को अनावश्यक भार समझ सकती है। समन्वय का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर कर प्रणाली में एक ही सरकार के विभिन्न करों और विभिन्न सरकारों के करों में इस प्रकार का समन्वय बना रहना चाहिए जिससे किसी एक वस्तु, आय या संपत्ति पर अनुचित रूप से पुनः कर न लग सके। एकरूपता का सिद्धांत। एकरूपता के दो अर्थ हो सकते हैं। प्रथम, कर प्रणाली में विभिन्न करों में कर लगाने की पद्धति, समय, भुगतान व्यवस्था आदि के दृष्टिकोण से एकरूपता होनी चाहिए और दूसरा, संघीय वित्त व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न राज्यों की कर प्रणाली में भी एकरूपता होनी चाहिए। विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में कर प्रणाली। एक विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश में कर प्रणाली को प्रभावी बनाकर आर्थिक विकास किया जा सकता है। अतः कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे बचत करने, काम करने व निवेश करने की योग्यता तथा इच्छा पर अच्छा प्रभाव पड़े। साथ ही कर प्रणाली ऐसी हो जिससे समाज में आय, धन तथा अवसरों में समानता आए, आर्थिक विकास हो, सभी को सामाजिक न्याय मिले, निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ा जा सके, पूंजी निर्माण हो सके, आर्थिक साधनों में गतिशीलता हो, अर्थात आर्थिक विकास इस तरह हो जिससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। निष्कर्ष। करारोपण के उपर्युक्त सिद्धांत एक अच्छी कर प्रणाली के लिए आवश्यक है। यद्यपि कुछ सिद्धांत परस्पर विरोधी हो सकते हैं, जैसे एक उत्पादक कर असुविधाजनक हो सकता है, तथापि उनके महत्व को अस्वीकार भी नहीं किया जा सकता। अर्थात कहा जा सकता है कि एक अच्छी कर प्रणाली में सभी प्रकार के करों का समावेश होना चाहिए जिससे जनता को अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके और राष्ट्र को भी पर्याप्त आय मिल सके।